नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, 2024 की शुरुआत से हम लगातार हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलाबड़ा जी के साथ अलग अलग पहलुओं, अलग अलग विषयों पर बातचीत करते चले आ रहे हैं। पिछले कुछ एपिसोड से लगातार आप लोगों का साथ मिलता आ रहा है। आप लोगों में जिज्ञासा है ये जानने की कि कौन कौन सी डायरेक्शंस पॉजिटिव हैं, कौन सी नेगेटिव हैं। उसी के तहत हमने पिछले एपिसोड में हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ हमने ख़ास वाटर पोजीशन एंड वास्तु पर बातचीत करी थी और वहीं से एक सिलसिला बना, तो आज हम उनके साथ सुपर पोजीशन एंड वास्तु पर बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। पल्लवी जी, दर्शकों की रोचकता जो है लगातार दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है हमारी वास्तु 2024 सीरीज़ में, और ख़ास गहरा रुझान होना शुरू हुआ नेगेटिव डायरेक्शंस को जानते हुए। जब हमने नेगेटिव डायरेक्शंस पर बात करी वेस्ट और साउथ डायरेक्शन पर, और फिर पिछला एपिसोड वाटर पोजीशन पर भी लोगों ने काफ़ी सराहा। आज आपसे उसी को आगे थोड़ा बढ़ाते हुए सुपर पोजीशन एंड वास्तु पर जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? सीवर लाइन जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब घर के अंदर आने वाला शुद्ध पानी यानी कि वाटर इनलेट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि घर के अंदर आता हुआ जो वाटर इनलेट की सोर्स से जो भी पानी है वो पूरे घर में अलग अलग जो भी आपका यूटिलाइज़ करने का तरीका है, शावर लेने का, खाना बनाने का, जो भी अलग अलग तरह का लॉन्ड्री वगैरह एरिया में जो हम यूज़ करते हैं, फिर सारा जो दूषित वाटर होता है वो ड्रेनेज आउटलेट के माध्यम से बाहर जाता है जी। इसमें खास करके सीवर लाइन का वास्तु में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है, जिसको हेल्थ के साथ जोड़ा जाता है कि अगर सीवर पोजीशन घर के लॉट में, लॉट घर के अंदर नहीं, घर के लॉट में अगर किसी भी वजह से गलत दिशा में है तो उससे बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेल्थ के ऊपर ख़राब परिणाम आ सकते हैं, नुकसानदेह परिणाम आ सकते हैं। तो ड्रेनेज आउटलेट का मतलब होता है कि घर के अंदर जाता हुआ पानी का फ्लो है वो वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से 2-3 अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करता है। अगर गलत दिशा से ड्रेनेज आउटलेट आपका है तो आपकी इनकमिंग वाटर यानी कि आपके घर में आने वाली आमदनी से आपके खर्चे जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। अगर गलत दिशा सीवर पोजीशन है और वो आपके हेल्थ कॉर्नर में है तो उससे घर में रहने वाला घर का जो मुखिया होता है, पति पत्नी दोनों में से जिसकी लकी डायरेक्शन हो, तो उनको वहाँ पे सीवियर हेल्थ इशू हो जाते हैं और कई बार कुछ घर के अंदर हम अपने लाइफ पार्टनर जो होते हैं उसको गंवा बैठते हैं और एक बहुत बड़ा भारी लॉस हो जाता है। कई बार सीवर पोजीशन गलत होने की वजह से एक वास्तु दोष माना जाता है कि जो लोग कंसीव करने की कोशिश करते हैं, प्रेगनेंसी या बेबी से रिलेटेड कोई भी तरह के इश्यूज़ वगैरह होते हैं, इशू प्रॉब्लम्स कह सकते हो आप इसको, तो वो भी गलत ड्रेनेज आउटलेट, गलत सीवर पोजीशन की वजह से वास्तु दोष खड़ा हो जाता है और कई बार फैमिली को, परिवार को उसमें अपने काम में, अपनी कोशिश में सक्सेस नहीं मिलती है। तो ड्रेनेज आउटलेट के बहुत भारी नुकसान वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से बताए गए हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में किसी भी वजह से ड्रेनेज आउटलेट गलत दिशा में होता है तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है, जो उसका नुकसान है वो मोर देन 70% से ज़्यादा होता है, जो घर के ज़्यादातर सभी सदस्यों पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर किसी भी वजह से ड्रेनेज आउटलेट गलत है और वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी कि घर का ओनर उसको यूज़ भी नहीं करता, आपने पूरा रेंटल चढ़ा रखा है, कोई प्लाजा है जो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है और आप वहाँ पे अपनी कोई ऑफिस यूज़ नहीं करते, आपने उसको रेंट किया है, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसके ऊपर उसके जो नुकसानदेह प्रभाव है वो सिर्फ 20-25% होते हैं, टेनेंट के ऊपर उससे ज़्यादा बुरे प्रभाव होते हैं। लेकिन आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी में ड्रेनेज आउटलेट ऐसा है जिसमें आपने मेजॉरिटी रेंटल रखा हुआ है, लेकिन 1-2 उसमें ऑफिस व्यवस्था या आपकी खुद की भी जगह है, आपने वहाँ पे कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ का जो नुकसान होता है वो ऑनर के ऊपर 40% होता है। अगर पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी है, पार्टनर में उसको जानकारी भी नहीं है कि यहाँ पे ड्रेनेज आउटलेट के कोई वास्तु दोष खड़े भी होते हैं, उसके बावजूद भी उसका नुकसान होता है। और कई बार प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से लोग जब परेशान होते हैं तो इधर उधर के उपाय करते रहते हैं, लेकिन उनको पिन पॉइंट दोष की वजह यानी कि नुकसान की वजह नहीं पता चलती है, ताकि वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जो भी तरह की यूटिलिटी जो होती है वो पूरे लॉट की वैल्यू को 0 कर सकती है या पूरे लॉट की वैल्यू को एक्सट्रीमली बढ़ा सकती है।
उसका सही दिशा में यूटिलिटी की पोजीशन का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। और उसमें खास करके ड्रेनेज आउटलेट जो होता है वो ज़्यादातर हेल्थ और फाइनेंशियल जो आपके डे बाय डे के रूटीन एक्सपेंस होते हैं उसके साथ गिना जाता है। 2024 का वास्तु ये कहता है कि ऐसे तमाम लोग जिनकी रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ड्रेनेज आउटलेट की व्यवस्था, सीवर लाइन की व्यवस्था, किसी वजह से आप काउंटी की लिमिट से बाहर हो और आपके पास सीवर लाइन नहीं है और आपके पास वहाँ पे सेप्टिक टैंक की व्यवस्था है, तो सेप्टिक टैंक की व्यवस्था अगर वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में, साउथ यानी दक्षिण दिशा में है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए 2023 तो प्रॉब्लमेटिक होना ही चाहिए। लेकिन 2024 और 2025 ये कॉन्स्टेंटली पास्ट और प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर, ये 3 साल का पीरियड जो है वो उनके लिए बहुत भारी समस्या की वजह बन सकता है, जो मल्टीपल इशू लेकर आ सकता है, जिसमें हेल्थ भी आ गई, रिलेशनशिप डिस्प्यूट भी आ गया और फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस आ सकता है। तो 2024 का वास्तु ये कहता है कि अगर आपके रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ड्रेनेज आउटलेट में सीवर लाइन की व्यवस्था, सेप्टिक टैंक की व्यवस्था गलत दिशा में हो, तो आपके लिए तमाम साल जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो जाएंगे। जी, बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं पल्लवी जी, शायद सूवर प्रॉब्लम या ड्रेनेज के जिस तरह से आपने उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, उस तरफ ये मतलब बहुत सी अलग चीज़ों को प्राथमिकताएं देते हैं। उन्हें लगता है कि एक छोटा सा पहलू है, छोटा एस्पेक्ट है, इस पर देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इसका कहीं ना कहीं सीधा संबंध हेल्थ, वेल्थ के साथ है और दाम्पत्य जीवन, जैसे कि आपने कहा कि जिन घरों में या कपल्स बच्चा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, इश्यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका भी ड्रेनेज सिस्टम के साथ एक गहरा संबंध है। वास्तु ये एक सलाह, एक गाइडेंस देता हुआ आता है। जी पल्लवी जी, पिछले एपिसोड के अंदर दर्शकों ने उसको जितना सराहा, उसमें कुछ लोगों ने ये भी हमें ईमेल्स लिखे और जाहिर है आपसे फेसबुक के और सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क करने का प्रयास किया होगा उन्होंने, कि उन्हें लगा कि भाई कस्टम होम की बात होगी, सिंगल फैमिली होम की बात होगी, जो लोग कॉन्डोमिनियम में रहते हैं या टाउन होम में रहते हैं उनका क्या, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा की जाए। और अधिकांश लोग, देखिए वास्तु लिविंग जो है सबका साझा प्रोग्राम है, हम हर एक के विषय पर, हर एक के रहन सहन पर, अलग अलग विषयों पर पल्लवी जी से बातचीत करते हैं। तो इस एपिसोड में हम आपको भी शामिल करते हुए ज़रूर जानना चाहेंगे पल्लवी जी कि बहुत दफ़ा परिस्थिति ऐसी होती है कि ड्रेनेज इशू हम ज़्यादा ऑफ कोर्स डिस्कस कर सकते हैं सिंगल फैमिली होम के लिए कि भी क्या क्या किया जा सकता है, कस्टम होम में तो ऑप्शंस थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन अब क्योंकि दर्शकों ने जानना चाहा है तो थोड़ा सा कॉन्डोमिनियम्स, अपार्टमेंट और टाउन होम्स के बारे में भी जान लेते हैं, या सेमी डिटैच्ड होम होते हैं, उनमें जो ड्रेनेज आउटलेट होते हैं, खासतौर पे लोगों का, जैसे आपने कहा कि भी वॉशर ड्रायर्स को लेकर के ड्रेन पॉइंट है, किचन का ड्रेन है, अलग अलग तरह से वो दूषित वाटर घर से बाहर जाता है। तो अगर हम अपार्टमेंट्स, कॉन्डोमिनियम, टाउन होम्स वालों की बात करते हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी अलग अलग तरह की यूटिलिटी के फ़ायदे या नुकसान है वो ज़्यादातर हर स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देंगे, रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के हर स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देंगे। लेकिन उसके सबसे कम प्रभाव, बुरे प्रभाव सबसे कम होते हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग, जो कि हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग हो। तो हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर अगर मान लेते हैं कि आपका 30th फ्लोर का, 40-60 फ्लोर का अपार्टमेंट बिल्डिंग है, तो 1 से 5 तक या जो भी आपका मिडिल फ्लोर तक होता है, जो भी इस बिल्डिंग की टोटल ऑल ओवर जो भी हाइट है उसके अंदर जितने भी बिल्डिंग में बने हुए हैं फ्लोर, उसमें मीडियम हाइट तक की जो वास्तु दोष होती हैं उसमें यूटिलिटी का इफेक्ट दिखाई देता है। अबाउ द अप, जैसे 30 फ्लोर हो तो अबाउ द 15 फ्लोर के ऊपर के जो भी अलग अलग तरह के वहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग होंगे उसके ऊपर यूटिलिटी का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जितना आप ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा रहते हो, यूटिलिटी का फ़ायदा नुकसान आपको वहाँ पे 101% होता है। वहाँ पे आपको नेगेटिव एनर्जी 100% इफेक्ट करेगी। लेकिन जैसे जैसे आप हाई ऊपर लेवल पे जाते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, तो आपको वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कम होता है और कॉस्मिक एनर्जी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब कॉस्मिक एनर्जी का इफेक्ट होता है तो उसके अंदर यूटिलिटी के जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं वो अपने आप संतुलित हो जाते हैं। तो अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर आपको प्रभाव होते हैं लेकिन बहुत कम। जैसे अगर हम अपार्टमेंट बिल्डिंग की यूटिलिटी के बारे में बात करें तो पुराने जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर थे उसमें आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको शाफ्ट बोलते हैं। इंडिया में है, यूएस में है, सब जगह पे, न्यूयॉर्क वगैरह में सब जगह पे। तो जितनी बार हाई राइज बिल्डिंग होती थी
तो वहाँ पे एक शाफ्ट बनाया जाता था, उसके अंदर सारी यूटिलिटी की पाइपलाइन को डाला जाता था, लेकिन उसका मेन जो कनेक्शन होता था वो एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके बाद में जो मेन कनेक्शन होता था उसके साथ जुड़ जाता था। और यूएसए में और इंडिया में ज़्यादातर जो अपार्टमेंट बिल्डिंग थे वो ऐसे होते थे कि ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे भी पार्किंग की व्यवस्था होती थी तो ग्राउंड लेवल पे पार्किंग की स्पेस को छोड़ के उसके बाद बिल्डिंग की शुरुआत होती थी, तो ऑटोमेटिकली वो ग्राउंड लेवल पे नहीं होते थे, अबाउ द ग्राउंड हो जाते थे। और उसमें भी जितनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग उतना आपको नेगेटिव इफेक्ट यूटिलिटी का कम होगा। और वो शाफ्ट जो होती है उसमें एक छोटी सी पाइपलाइन होती है और वो ज़्यादातर अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो बिहाइंड द बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के पीछे चली जाती है। आज भी मैं बॉम्बे वगैरह में काफ़ी कंसल्टेशन करती हूँ, मैंने देखा है कि अभी जो नए कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें वास्तु की प्रथा को ध्यान में रखकर कुछ चेंजेस स्टैंडर्ड बन गए हैं कि अगर हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग में उनको ओवरहेड टैंक रखनी है तो किसी भी फ्लैट या अपार्टमेंट के ऊपर नहीं रखेंगे, वो जो कॉमन स्टेयरकेस होते हैं उसी के ऊपर रखते हैं ताकि किसी भी अपार्टमेंट का वास्तु जो होता है वो सही, मतलब उसको नुकसान ना हो और वो सही रहे। ठीक उसी तरीके से यूएस में भी जो नए कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में अपार्टमेंट बनते हैं यहाँ पे ओवरहेड टैंक प्रथा बहुत ही कम है, होती है बहुत ही कम होती है, लेकिन यहाँ पे भी जब कभी कोई बिल्डिंग बनता है तो यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर कोई भी तरह की कॉमन यूटिलिटी नहीं आनी चाहिए, बिल्डिंग की पीछे की वॉल से शाफ्ट बना के जा सकती है। तो अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को एक सबसे अच्छी न्यूज़ उनके लिए यही है कि उनको यूटिलिटी का नुकसान कम होता है। और अगर आपको अपार्टमेंट सिलेक्शन में वास्तु की हेल्प चाहिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में चूज़ करते हो तो आप जो भी बिल्डिंग की हाइट है उसके मिडिल फ्लोर के बाद का बिल्डिंग चूज़ कीजिए, तो उसमें आपको नुकसान की संभावना कम हो जाएगी। जी, बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी की ओर से। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आज के विषय पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से सूवर डायरेक्शन, ड्रेनेज आउटलेट्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और ख़ास 2024 वास्तु को मद्देनज़र रखते हुए ये चर्चा हो रही है। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले तमाम जानकारी जो आपने दी और इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी थी, उसमें एक बात जो कहीं ना कहीं मेरे दिल में घर कर गई वो ये भी था कि आपने कहा कि कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जहाँ कहीं ड्रेनेज इश्यूज होते हैं वहाँ पर ओनर को शायद कम फ़र्क पड़ता हो, लेकिन जो टेनेंट है उस पर ज़्यादा प्रभाव है। और शायद मेरा जो अनुमान है वो यही है क्योंकि टेनेंट वहाँ पर रह रहा है या वो काम कर रहा है, तो इसीलिए उसको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो टेनेंट्स क्या क्या ऐसी चीज़ें करें जिसको लेकर के, अब क्योंकि अब लीज साइन करी है तो हो सकता है कि किसी ने 1 साल की करी हो और हो सकता है किसी ने 20 साल की साइन करी हो, तो परिस्थिति में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो है ही जी। क्या किया जा सकता है? कई बार ऐसा होता है कि ड्रेनेज आउटलेट बहुत ही सीवियर कंडीशन में गलत दिशा में होता है, उससे बहुत बड़ा वास्तु दोष वाला होता है। और मेरे क्लाइंट जब मुझे अप्रोच करते हैं और मेरे को लगता है कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो मैंने बहुत बार सिंपल सॉल्यूशन ये निकाला है कि भैया ये ऑलरेडी बन चुका है, आप इसका यूज़ मत करो, इस बिल्डिंग को पूरा रेंट कर दो, हम आपके लिए दूसरी जगह पे ऑफिस ढूंढ लेते हैं जी। तो क्या होता है कि ऑनर को वहाँ पे जाना आना, उनको उस जगह का यूज़ करने का पर्पज़ ही वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और वास्तु दोष अपने आप कम हो जाता है। रही बात टेनेंट की, तो टेनेंट में ये बात बहुत दिखाई देती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने ऑरलैंडो के प्राइम लोकेशन पे एक बिल्डिंग को विज़िट किया था। मेरे एक क्लाइंट थे, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए उस प्रॉपर्टी को परचेस करना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे को देखने के लिए भेजा। तो मैंने देखा कि पूरे बिल्डिंग का वास्तु बहुत अच्छा था, बिल्डिंग जो था वो ईस्ट फेसिंग था, बाकी सब सही था, लेकिन पूरी बिल्डिंग की जो यूटिलिटी थी जिसमें कॉमन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर था, उसका ड्रेनेज आउटलेट, सीवर लाइन था, बिल्डिंग का स्लोप बिल्कुल पीछे की ओर जाता था, फ्रंट में जो मेन रोड था तो बिल्डिंग के पीछे एक स्लोप डाउन जाता था, तो लॉट का स्लोप जो है वो भी वेस्ट में जाता था और सारी यूटिलिटी वेस्ट में बनी हुई थी। तो उस कंडीशन में मैंने अपने क्लाइंट को ये कहा कि हम इस साल में ये बिल्डिंग को नहीं ले सकते, चाहे आपको यहाँ पे कितना भी फ़ायदा दिखता हो, लेकिन दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम कि आप इस बिल्डिंग को चूज़ कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हो तो ये डिसीज़न ले सकते हो, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि यूटिलिटी का अच्छा या बुरा दो अलग अलग तरह से इफेक्ट होता है। किसी साल जब उस दिशा का वास्तु सही ना हो
और उसी वक्त उस तरह की रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे आप जाते हो, तो यूटिलिटी की अगर वास्तु दोष वहाँ पे खड़ी होती होगी तो उसका नुकसान आपको 15 से 20 साल तक, लंबे अरसे तक दिखाई देगा। लेकिन उससे विपरीत परिस्थिति में जब आपने बिल्डिंग लिया था तो उस वक्त यूटिलिटी की पोजीशन सही दशा में थी, लेकिन समय के बदलते हुए टाइम के अनुसार कभी कभी कोई साल ऐसा आया और पर्टिकुलर उस साल के अंदर ही यूटिलिटी वहाँ पे सही नहीं काम कर रही है, लेकिन उसके अलावा उस साल से पहले और उसके बाद बाकी के तमाम साल के अंदर वहाँ पे यूटिलिटी की पोजीशन सही दशा में थी, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ 1 साल तक नुकसान होता है यूटिलिटी की वजह से, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता है। 2024 का वास्तु ये कहता है कि जो भी सीवर पोजीशन है वो अगर वेस्ट या साउथ में हो तो वो सिर्फ इस साल का नुकसान करेगी, लेकिन आम तौर पे यूटिलिटी के अंदर, ड्रेनेज आउटलेट के अंदर कुछ कॉमन वास्तु प्रिंसिपल है जो हर एक के लिए फिक्स होते हैं। वास्तु में 2 तरह के दोष है, एक किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, वो कॉमन वास्तु प्रिंसिपल बन जाएगा। एक व्यक्ति दर व्यक्ति उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। तो जैसे 2024 में वेस्ट और साउथ में यूटिलिटी के वास्तु दोष को गलत माना जाता है, वैसे कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार आपके घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा के अंदर, और नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के अंदर, और ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर कोई भी तरह का घर का सीवर लाइन या ड्रेनेज आउटलेट बाहर जाता हो तो उस कंडीशन में अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और नॉर्थ ईस्ट से जाता हो तो वहाँ पे कई बार बहुत ही सीवियर यानी कि लाइफ टू डेथ वाली पोजीशन, घर में कोई बीमारियाँ नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन घर के मेल पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा सीवियर उसके परिणाम आते हैं और कुछ हादसे बन जाते हैं। ये ऐसा काफ़ी बार देखा जाता है। और अगर वहाँ पे बेबी इशू, प्रेगनेंसी की समस्या हो तो वहाँ पे हमेशा घर के अंदर एक कमी रह जाती है और मिसकैरेज बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर किसी वजह से घर के नॉर्थ या ईस्ट दिशा से ड्रेनेज आउटलेट जाता हो तो वहाँ पे घर में रहने वाला जो मुखिया होता है वो पूरी लाइफ अपने काम और करियर को सेटल करने के लिए गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन उसको चाहिए उतना उसकी मेहनत के हिसाब से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो लॉर्ड का वास्तु दोष होता है वो पूरी उम्र आपको परेशान कर सकता है। यही ड्रेनेज आउटलेट या सीवर लाइन, जिसको आप क्लीन आउट भी बोल सकते हो, जिसको इस सब चीज़ की जानकारी, उसको ये वर्ड समझ में आने बहुत आसान हो जाएंगे। जब आप किसी भी लॉट को खरीदते हो, घर को खरीदते हो, तो लॉट के बिगिनिंग पे एक तो सीवर लाइन होता है और एक होता है क्लीन आउट जो बिल्डिंग के अंदर आने के बाद होता है। जैसे कि वाटर मीटर होता है वैसे ही क्लीन आउट होता है। तो अगर क्लीन आउट गलत दिशा में हो तो उस कंडीशन के अंदर ज़्यादातर उस प्रॉपर्टी में आदमी का फाइनेंशियल लॉस होता है। वो लॉस फिर भी ऐसा है कि आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो ड्रेनेज आउटलेट नॉर्थ या ईस्ट में हो तो उस कंडीशन में आपको जॉब और स्टेबिलिटी और करियर डेवलपमेंट में, करियर एस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम्स करता है। उसके अलावा और किसी भी दिशा का बना हुआ सीवर आउटलेट जो होता है वो ज़्यादातर आम तौर पे वास्तु के हिसाब से उसको सही माना जाता है, वो इतना नुकसानदेह नहीं होता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ड्रेनेज आउटलेट या सीवर लाइन या क्लीन आउट वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको सीवियर विपरीत परिणाम दिखाई देते हैं। यहाँ ये भी बताइए कि कई दफ़ा ड्रेनेज पॉइंट आउटलेट्स जो होते हैं वो कमर्शियल बिल्डिंग्स में ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि भ्रम स्थान पर एकदम सेंटर में आके नज़र आता, देखने को मिलता है। और कई बार तो हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर भी मैंने देखा है कि भाई कुछ ऐसी अगर उनका जो कोर्टयार्ड एरिया होता है या लॉबी एरिया होता है तो वो सेंटर में कई दफ़ा देखने को मिलता है और देखने में भी गंदा लगता है कि यहाँ पे एकदम बीचों बीच बनाया गया है। और क्यों बनाया गया, क्या सोच, हो सकता है कि वो बिल्डिंग के एक्सटेंशंस बाद में हुए हों और वो पहले कॉर्नर होता होगा, उसके बाद वो अब वो सेंटर में आ गया। ऐसे परिस्थिति में क्या किया जाए? अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से यूटिलिटी के वास्तु दोष दिखाई देते हैं। जो लोग टेक्सास में घर लेते हैं उनको ये बात पता होगी कि टेक्सास के अंदर एक ऐसा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट चल रहा है कि बिहाइंड द बिल्डिंग जहाँ पे आपका घर खत्म होता है वहाँ पे कॉमन ईजमेंट होता है जी। तो वो कॉमन ईजमेंट के अंदर पूरे आसपास की जो भी उन्होंने डेवलपमेंट की है उसकी सारी यूटिलिटी होती है, वो लोग वहाँ पे रन करते हैं। फ्लोरिडा और काफ़ी अलग अलग तरह के स्टेट के अंदर ऐसा होता है कि घर का जो फ्रंट का हिस्सा होता है या कमर्शियल प्रॉपर्टी का फ्रंट का एरिया होता है वहाँ पे यूटिलिटी रन होती है और वो 2 तरह से होती है। एक तो एक दिशा में जो भी बिल्डिंग आप ले रहे हो उसके सपोज एग्जांपल के लेफ्ट साइड में आपका वाटर मीटर होगा तो वहाँ पे राइट साइड में सीवर लाइन होगी, दोनों एक साथ नहीं होंगे। और ये भी कोशिश होती है कि जहाँ पे गराज बना हुआ हो वहाँ से सीवर लाइन नहीं जाती है, क्योंकि अगर गराज की दिशा में जो ड्रेनेज आउटलेट है वो फ्लोरिडा के स्टेट का रूल्स होता है कि अगर गराज जहाँ से ड्राइवेज आता है वहाँ पे अगर किसी वजह से सीवर लाइन है
और पानी या सीवर लाइन किसी वजह से मिक्स हो गए तो वहाँ पे हेल्थ इश्यू अपने आप बढ़ जाएंगे। तो गैराज की अपोजिट दिशा के अंदर ही ज़्यादातर ड्रेनेज आउटलेट होता है। अब जब मैरीलैंड, वर्जीनिया, वहाँ पे अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो वहाँ पे सेप्टिक टैंक की सुविधा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेप्टिक टैंक दिखाई देगी। और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का लॉ ऐसा है कि यूटिलिटी के अंदर जो पाइपलाइन लगती है उसमें कॉस्ट को सेव करने के लिए ज़्यादातर जो डेवलपर होते हैं, वो मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि वो एक ही लॉट के अंदर कॉमन एरिया का, कॉमन ईजमेंट के अंदर फ्रंट में यूटिलिटी रखते हैं। जैसे हर घर के बीच में साइड में 5 फीट राइट लेफ्ट छोड़ना पड़ता है, वो काउंटी का रूल्स है। 20 फीट लॉट के फ्रंट में छोड़ना पड़ता है, 10 फीट बैक में छोड़ना पड़ता है, 5 फीट राइट और लेफ्ट में स्पेस को देना पड़ता है, उसके बाद दूसरे घर होते हैं। तो आपका अगर मान लेते हैं कि लॉट नंबर 45 पे है, दूसरे का लॉट नंबर 46 में है, दोनों के बीच में 5 और 5 फीट का 10 फीट का ईजमेंट है, तो वो कॉमन ईजमेंट हो गया, ना आपका है ना पड़ोसी का है। तो वहाँ पे वो लोग यूटिलिटी को डाल देते हैं। तो पानी का 45 का पानी जो होता है वो उसको अगर नॉर्थ ईस्ट से मिलता हो तो वही 46 का पानी उसको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में कॉस्ट को सेव करने के लिए यूटिलिटी को वहाँ पे रखा। अब वहाँ पे बात ड्रेनेज आउटलेट की भी ऐसी होती है कि 45 नंबर का लॉट आपका है, आपके राइट साइड में ड्रेनेज आउटलेट है, तो आपके नॉर्थ ईस्ट से सीवर आएगी, वही चीज़ 46 के नॉर्थ वेस्ट से आएगी। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि तरह तरह से यूटिलिटी होती है। प्रोडक्शन बिल्डर जो होते हैं वो ज़्यादातर वही कोशिश करते हैं कि कॉमन ईजमेंट के अंदर एक कॉर्नर में यूटिलिटी बना दी जाए ताकि सबको मिले। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि 2000 के बाद पूरे अमेरिका के अंदर एक लॉ चेंज हो गया है यूटिलिटी का, और इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि फ्रंट में जहाँ पे भी बिल्डिंग के बाहर यूटिलिटी होती है उनको कलर साइन दे दिया है। पहले ऐसा था कि बिल्डिंग में जहाँ पे यूटिलिटी होती थी वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे लेटर्स को बनाया जाता था, एस निशानी होती थी जिसको सीवर लाइन माना जाता था, ब्लू लाइन डब्ल्यू होता था जिसको वाटर लाइन माना जाता था। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। मेरी कैलिफोर्निया में एक बहुत ही वेल नोन क्लाइंट है, बहुत अच्छी पंजाबी फैमिली है, आईटी में है, उनके सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा काम है। तो उन्होंने एक घर खरीदा, घर के बराबर ड्राइवे के अंदर एस लिखा हुआ था। तो उन्होंने जिस फैमिली से घर खरीदा वो भी पंजाबी फैमिली थे, उनकी लास्ट नेम सिंह हुआ करती थी। तो उनके दिमाग में ऐसा आया कि ये एस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिंह का एस है। जब वास्तु करने के लिए मुझे बुलाया गया तो मैंने सब देखना शुरू किया। तो मैं तो हमेशा घर के बाहर से वास्तु करती हूँ, बिल्डिंग के बाहर से शुरू करती हूँ। तो मैंने कहा चलिए यूटिलिटी देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी की कहाँ पे। तो उन्होंने कहा है ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, होगी, मेरे को मालूम है, मैं खुद ढूंढ लूँगी अपने हिसाब से। मैंने जाके देखा इतने बड़े बड़े अक्षरों से वहाँ पे एस लिखा हुआ। तो मैंने कहा ये तो है सीवर लाइन। तो बोले ये एस का मतलब सीवर होता है? मैंने कहा 100% सीवर होता है। तो फिर उन्होंने मेरे को बात बताई और कहा कि बहुत फ़नी मोमेंट हो गई थी कि वो पूरी लाइफ इसको ये सोच के समझते रहे कि सिंह फैमिली का एस था, जबकि ऐसा था ही नहीं, वो सीवर लाइन को इंडिकेट किया गया था। लेकिन 2000 के बाद नए रूल्स के हिसाब से सब जगह पे ब्लू का जो साइन होता है वो वाटर को इंडिकेट करता है। तो वहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू लिखा नहीं होता है, वहाँ पे कलर के द्वारा वहाँ पे ब्लू बताया जाता है। अमेरिका में येलो साइन जो होता है वो गैस लाइन का होता है, ग्रीन साइन जो होता है वो सीवर लाइन का होता है, और रेड डॉट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का होता है। तो जब कभी आप कोई लॉट को लिखते हो तो वहाँ पे बाहर फ्लैग अलग अलग कलर के लगे हुए होते हैं, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो वो लोग उसका मतलब या पर्पस नहीं समझते हैं। और दो लॉट के बीच में जो आपकी लॉट लाइन होती है वहाँ पे पिंक कलर का फ्लैग लगा होता है। हम इतने सालों से अलग अलग कंट्री में काम करते हैं तो हमें उसका आइडिया है कि बिल्डिंग का कैसे मुआयना किया जाता है। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहूँगी कि अगर आप सिर्फ अपने घर का दरवाज़ा देखकर वास्तु करते हो तो आप बहुत जगह पे गलत साबित हो सकते हो, लेकिन लॉट के सिलेक्शन से पूरे लॉट के मुआयने को समझ के अगर आप वास्तु करते हो तब जाके वहाँ पे वास्तु के पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर आज के विषय को और जानेंगे कि रेमेडियल मेजर्स क्या क्या हैं, किन किन पहलुओं पर हमें खास ध्यान देना चाहिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आपका फिर से स्वागत पल्लवी जी। प्रथानुसार पहले आपसे टिप ऑफ द वीक जान लेते हैं।
जैसे अभी हम सीवर लाइन के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि वास्तु के प्रिंसिपल के अनुसार आप किसी भी दिशा के घर में रहते हो, किसी भी कंट्री में रहते हो, लेकिन नॉर्थ वेस्ट दिशा में किसी भी वजह से लॉट के अंदर सीवर लाइन की पोजीशन हो, तो उस घर में रहने वाली जो भी फीमेल यानी कि महिला होती है, उनके स्ट्रेस और हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर किसी वजह से सीवर लाइन या ड्रेनेज आउटलेट हो, तो घर में रहने वाले मेल पर्सन और बच्चों के ऊपर उसका बहुत बुरा प्रभाव होता है। काफ़ी सारी रेमेडी है जो कि सीवर की रेमेडी जो होती है वो लॉट एंड घर, जैसे मेंटेनेंस रूम होता है, जैसे मैंने पहले बताया यूटिलिटी रूम होता है, दोनों को ध्यान में रख के की जाती है। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता दूँ कि यूटिलिटी से लेकर कोई भी तरह के वास्तु दोष हो, हर एक चीज़ की रेमेडी वास्तुशास्त्र में बताई गई है। कोई भी दोष के लिए घर बदलने की या कमर्शियल प्रॉपर्टी के बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर हर तरह की यूटिलिटी इनलेट, वाटर इनलेट की हो या ड्रेनेज आउटलेट की हो, वो लैंडस्केपिंग की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। इस जानकारी के लिए पल्लवी जी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स VAASTU@tvasiausa.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।